गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में दूसरी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। हमने समझा था कैसे 5 स्टेट होती है मैटर्स की, आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ये सब कुछ हमने बड़ी डिस्कशन में पढ़ लिया था स्टेट ऑफ मैटर। इसमें इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे मैटर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के फॉर्म में। फिर प्योर सब्सटेंसेस को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, ठीक है ना। और वो दूसरी तरफ जो हमारे मिक्सचर्स हैं उसको भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस में। हम समझेंगे इन सब की क्या क्या खासियत होती हैं, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। फिर हम एलिमेंट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में। मतलब बहुत कुछ समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जैसे कि हमने बात करी थी अभी कि जो मैटर होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंसेस में, जिसको अक्सर हम सिर्फ सब्सटेंसेस भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जो मिक्सचर होता है वो मोर देन वन सब्सटेंसेस को मिलाकर बनता है हमारा। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला के हमारा मिक्सचर बनता है। बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की फॉर्म में, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में बात करें, तो सब्सटेंसेस वो चीज़ें होती हैं जिनका फिक्स केमिकल प्रपोजिशन होता है, सिर्फ फिक्स केमिकल कंपोजिशन होता है। यानी कि जैसे कि आप H2 पानी ले लीजिए, या फिर आप कोई एसिड ले लीजिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया आपने, उसको उठाओगे तो कहीं से भी उठा लो। एक बोतल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा है, उसको कहीं से भी उठा लो, तो और उसको जो है माइक्रोस्कोप में रखो या फिर केमिस्ट्री उसका जो है कंपोजिशन निकालने की कोशिश करो, तो आपको HCl ही दिखाई देगा। आपको दिखेगा कि जो है एक एलिमेंट उसमें हाइड्रोजन का और दो एलिमेंट क्लोरीन की, और एक एलिमेंट जो है क्लोरीन का ही दिखेगा। एक एटम आपको हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का ही दिखेगा। यही फिक्स कंपोजिशन आपको थ्रू आउट द आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखेगा। ऐसे नहीं कहीं पे आके आपको सिंगल बॉन्ड बन गया इनका, कभी कहीं पे आके ऑक्सीजन भी ऐड हो गई, कहीं जो है नाइट्रोजन भी ऐड हो रही है। नहीं, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो पूरी जगह आपको कहीं से भी, आप किसी भी जगह से, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, कहीं से भी अगर सैंपल उठाओगे तो आपको फिक्स केमिकल प्रपोजिशन ही दिखाई देगा। जबकि जो हमारे मिक्सचर होते हैं इनमें फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं दिखाई देता है। इनमें जो है फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं दिखाई देता है। जैसे कि मिक्सचर का अगर हम एग्जांपल लें तो लेमन वाटर जो होता है, नींबू पानी। अगर पानी में जो है नींबू मिला दोगे आप, ज़्यादा नींबू मिला दोगे तो भी वो नींबू पानी कहलाएगा, और खट्टा से होगा, उसका जो केमिकल फीचर्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा खट्टे होंगे अगर ज़्यादा नींबू मिला दोगे। और अगर आप कम नींबू मिलाते हो तो वो कम खट्टा होगा, पर कहलाएगा वो फिर भी जो है हमारा नींबू पानी ही। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम ही रहेंगे। और उसकी अगर कंपोजिशन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की, तो उसमें कुछ, उसका जो है कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा। जो पानी है, पानी का H2O ही रहेगा, और जो हमारा एसिड है उसका एसिड वाला ही फॉर्मूला रहेगा। ये दोनों इनको मिल तो गए हैं, पर ये मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं मिले हैं। मिक्सचर में मॉलिक्यूलर लेवल पे दोनों सब्सटेंसेस अलग ही रहते हैं। सिर्फ जो है ऊपरी ऊपरी पार्टिकल्स एक से एक जगह मिल जाते हैं। यानी कि इनके जो केमिकल कंपोजिशन है हर जगह पे आपको जो है एक सेम केमिकल कंपोजिशन नहीं दिखेगी। कहीं पे आपको जो H2O दिखेगा यानी पानी दिखेगा, तो कहीं पे आपको लेमन दिखेगा, हमारा एसिड दिखाई देगा, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको केमिकल कंपोजिशन देखने को मिलती है मिक्सचर में। इधर लिख सकते हैं डिफरेंट, नॉट, इधर लिखते हैं सेम केमिकल कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंसेस में सेम केमिकल कंपोजिशन होती है, जबकि हमारे जो है मिक्सचर में सेम केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है। और यहाँ तक कि जो मिक्सचर होते हैं वो ये भी ज़रूरी नहीं कि सेम प्रोपोर्शन में मिलाए जाए, कोई फिक्स प्रोपोर्शन में मिलाए जाए। तो मिक्सचर में नो फिक्स प्रोपोर्शन भी होता है। जबकि हमारा प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो इसमें फिक्स प्रोपोर्शन होता है। यानी कि अगर H2O है आपका,
तो आप देखेंगे उसमें 2 एटम जो है आपके हाइड्रोजन के ही होंगे, 1 एटम आपका ऑक्सीजन के ही होगा थ्रू आउट द वाटर, ठीक है ना? आप कहीं से भी पानी उठा लीजिए, आप जो है अपने एक्वागार्ड का पानी उठा लीजिए या फिर मतलब स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि आप नाली का पानी उठा लीजिए और कहें इसमें तो देखो इसका रंग अलग है, देखो इसका टेस्ट अलग है, देखो इसका जो केमिकल कंपोज़िशन अलग होगा, वैसे केमिकल कंपोज़िशन तो उसका भी सेम ही होगा, उसका भी H2O ही होगा, बस उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा मिली होंगी। वो जो एक मिक्सचर बन चुका होगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे अजीब-अजीब से सॉल्ट, अजीब-अजीब से केमिकल्स मिल चुके होंगे, ठीक है ना? हम जब इसमें प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, तो एकदम सब कुछ प्योर होना चाहिए। पानी लिया है आपने, तो वो पानी भी प्योर होना चाहिए। अगर कोई आप एसिड ले रहे हो, तो वो एसिड भी प्योर होना चाहिए। उसको डाइल्यूट नहीं करना कि उसमें पानी मिला दिए, देखो ये जो कम है, ये वाला इसमें मैंने पानी मिलाया था, ये अब कम रिएक्ट कर रहा है, इसमें ये दूसरा वाला जो है ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है। नहीं, उसमें प्योर होना चाहिए, HCl लिया है तो प्योर HCl होना चाहिए, तभी वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, वरना वो मिक्सचर बन जाएगा। जब आप HCl में पानी मिला देते हो, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है ना? होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, क्योंकि जो मिक्सचर होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। पहले हम अपने एलिमेंट्स और कंपाउंड कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाएँगे हम। जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली एलिमेंट्स सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी पूरी दुनिया में जो भी बनी होती है, सबसे छोटी इकाई, यानी कि एलिमेंट्स जो है सिंगल एटम्स के बने होते हैं, सिंगल टाइप के, यूनिफ़ॉर्म टाइप के, एक ही टाइप के एटम्स के बने होते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जबकि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा तरीके के एटम्स होते हैं। जैसे H2O है तो इसमें हाइड्रोजन का भी एटम है और आपका ऑक्सीजन का भी एटम है। या फिर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड ही है तो इसमें एक कार्बन का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो मोर देन वन एटम, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है ना? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, जब हम टाइप की बात कर रहे हैं, इस अक्षर को ध्यान से देखिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, टाइप आ गया है, यानी कि अगर एक ही टाइप के 2 एटम हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा O2, तो इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, ये एलिमेंट ही होगा। क्योंकि इसमें भले ही ये 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई हो, 2 ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो गई हो, पर रहेंगे तो दोनों ऑक्सीजन के ही एटम ना, रहेंगे तो वो वन टाइप ऑफ एटम ही ना, एक ही टाइप के एटम है। तो हमारा O2 इधर कंपाउंड में नहीं आएगा, हम O2 को एलिमेंट्स में ही गिनेंगे। भले हम O2 ले लीजिए, O3 ले लीजिए, H2 ले लीजिए, मतलब कोई भी आप ले लीजिए। जब एक ही टाइप के जो है एटम अपने आप में बॉन्ड्स बनाते हैं, तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जब 2 टाइप के एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। अच्छा, अगर एग्ज़ाम में ना कई बार कंफ्यूज़ करने के लिए जो है आपको मॉलिक्यूल अक्षर का भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चनों में लैंग्वेज को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए थोड़ा मॉलिक्यूल के अक्षर का भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स मतलब कि जो बॉन्डिंग होती है ना, जो आपकी 2 एटम्स के बीच में बॉन्डिंग करके जो चीज़ बनती है, ठीक है? जैसे कि O2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? इसमें हमारा एलिमेंट जो है O है और जो मॉलिक्यूल है वो हमारा O2 है, O3 है, OH2 है। और कंपाउंड्स में हमारा मॉलिक्यूल H2O है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। जब आप देखेंगे मतलब माइक्रोस्कोप से तो देख ही नहीं सकते हम एटम को, पर केमिस्ट्री में अगर जब आप देखेंगे, जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो एटम होते हैं, जो एटम बॉन्डिंग करके एक साथ रहते हैं, उस ग्रुप को, उस बॉन्डेड ग्रुप को कहते हैं हम मॉलिक्यूल। एटम के बॉन्डेड ग्रुप को कहते हैं मॉलिक्यूल, या फिर या तो वो इंडिपेंडेंटली प्रेज़ेंट हो, उसको भी मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो जो फ्रीली प्रेजेंट स्टेट ऑफ एटम को कहते हैं, मतलब जिस स्टेट में जो एटम पाया गया है बॉन्डेड स्टेट में, उस स्टेट को कहते हैं हम मॉलिक्यूल। अगर वो O2 की फॉर्म में पाया गया है या H2 की फॉर्म में पाया गया है, तो H2 का वो मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल का नाम H2O होगा। और जबकि एलिमेंट का नाम हमारा हाइड्रोजन ही होगा, इसमें ऑक्सीजन और इसमें भी ऑक्सीजन ही होगा। वो बात अलग है, इसको जो है प्रॉपर्टीज़ के आधार पे O3 को हम ओज़ोन लेयर भी बोल देते हैं।
पर इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो ऑक्सीजन का ही रहेगा। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर हम और थोड़ी और डेफ़िनेशन में बात जाएँ, बुकिश डेफ़िनेशंस में जाएँ, तो कंपाउंड का मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके किसी भी फिज़िकल प्रोसेस से, कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड थ्रू फिज़िकल प्रोसेस से ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जबकि केमिकल प्रोसेस से इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। इनको केमिकल प्रोसेस से हम H2O को में से ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं। हम केमिकल प्रोसेस लगा के कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला होता है C6। ये जो हमारा जो है ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला होता है, फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज़ को बनाने के लिए जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो जो है वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़-जोड़ के ग्लूकोज़ बनाते हैं, ठीक है ना? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तोड़-जोड़ के जो है हमारा ग्लूकोज़ बनाते हैं। यानी कि और बाद में जो हमारी बॉडी जब हम उस ग्लूकोज़ को कंज़्यूम करते हैं, तो फर्दर हमारी जो बॉडी इस ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। तोड़ के पानी और जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देती है इस मॉलिक्यूल को, ठीक है ना? तो तोड़ना पॉसिबल हुआ, हमारी बॉडी खुद में ही जो सेलुलर लेवल पे तोड़ रही है एक मॉलिक्यूल को, ठीक है? तो हम कह सकते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको केमिकली तोड़ना पॉसिबल होता है, फिज़िकली उनको जो है फर्दर डिवाइड करना इम्पॉसिबल होता है। हमारी बॉडी सेलुलर लेवल पे केमिकल रिएक्शन करती है और ग्लूकोज़ को तोड़ देती है, एनर्जी जिसके बाय प्रोडक्ट में एनर्जी निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे निकलता है। अगर अब हम एलिमेंट्स की बात करें, तो एलिमेंट्स को ना ही केमिकल जो है रिएक्शन से तोड़ा जा सकता है, ना ही कोई फिज़िकल मेथड से तोड़ा जा सकता है एलिमेंट्स को। बेसिकली एलिमेंट्स अनब्रेकेबल होते हैं, ठीक है ना? एलिमेंट्स को किसी भी तरीके से हम तोड़ा नहीं जा सकते, ना ही फिज़िकल मेथड से, नहीं केमिकल मेथड से तोड़ा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि O3 है हमारी, O3 को तो हम तोड़ के O2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आपको पता ही है कि जैसे कि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारी जो है जो हमारी ग्रीन वॉर्म गैसेज़ होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड को तोड़ के ये हमारी ओज़ोन लेयर को तोड़ के जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है ना? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज़ होती हैं, वो हमारे ओज़ोन लेयर को तोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है ना? पर हमने तो बात करी थी कि केमिकल चेंजेस नहीं हो तोड़ सकते हैं। तो वो तोड़ तो देती हैं, पर फिर भी उनका जो एलिमेंट रहता है वो ऑक्सीजन ही रहता है। हम इसमें जब बात करते हैं O3 की, तो इसमें मतलब होता है कि जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही है। भले ही वो 3 के ग्रुप में ऑक्सीजन हो, 4 के ग्रुप में हो, 2 के ग्रुप में हो या फिर सिंगल ही मौजूद हो ऑक्सीजन, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेन बात है कि ये ऑक्सी एलिमेंट जो है इस केस में वो हमारा ऑक्सीजन है और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हमने इसको क्लासिफ़ाई कर रखा है ऑक्सीजन में और ओज़ोन में, ठीक है ना? पर जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन ही रहेगा इन दोनों केसेज़ में हमारा। अच्छा, अब एलिमेंट से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं जानने। जैसे कि आपको अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, उसके अंदर कौन-सा मेटल, कौन-सा एलिमेंट कितनी मात्रा में पाया जाता है? कौन-सा सबसे ज़्यादा अबंडेंस में पाया जाता है? कौन सबसे कम अबंडेंस में पाया जाता है? ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब हो गया जो धरती है, हमारी धरती जो सॉलिड पार्ट है धरती का, ठीक है ना? जिसके ऊपर अभी हम खड़े हैं और उसके नीचे कई कई किलोमीटर गहराई तक जो पार्ट होता है उसको अर्थ कहते हैं। उसको अर्थ का क्रस्ट कहते हैं और अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंस में ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर हमारी सिलिकॉन पाई जाती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा तो हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है, जो अर्थ होता है, उसमें सबसे अबंडेंस में हमें ऑक्सीजन मिलती है, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर हमें जो है एल्यूमीनियम मिलता है, उसके बाद आयरन मिलता है, फिर हमें जो है कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम के बाद फिर हमें सोडियम और पोटेशियम मिल जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों जब भी आप नाम सुनोगे ना सोडियम का,
उसके साथ पोटेशियम का नाम ज़रूर सुनोगे, क्योंकि इन दोनों की ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती हैं। हर जगह ये बहुत ही स्पेशल मेटल्स, बहुत ही स्पेशल जो हमारे एलिमेंट होते हैं, हर जगह आपको ये एक साथ ही दिखाई देंगे नाम में, ठीक है ना? तो हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमीनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। अच्छा, तो इस एल्यूमीनियम होता है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं हम इसलिए क्योंकि कि एल्यूमीनियम सबसे अबेंडेंस में, सबसे ज़्यादा अबेंडेंस मेटल है हमारा। अर्थ क्रस्ट में सबसे अबेंडेंस में पाया जाने वाला मेटल हमारा एल्यूमीनियम है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल्स नहीं है, ये नॉन मेटल्स हैं। इस पूरी लाइन में हमारी सिर्फ पहले एल्यूमीनियम आता है मेटल, फिर आयरन आता है। इसलिए आप कॉस्ट वाइज भी देखेंगे मार्केट में, तो एल्यूमीनियम की कॉस्ट सबसे कम होती है, सबसे सस्ती जो धातु होती है हमारी, वो एल्यूमीनियम होती है। उसके बाद आयरन आती है। आयरन भी जो है एल्यूमीनियम से महंगी होती है, क्योंकि ये जो है थोड़ी स्केयर होती है एल्यूमीनियम के कंपैरिजन में। ये तो बात होगी हमारी अर्थ क्रस्ट की। अब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें कौन सी चीज़ सबसे एबेंडेंस में होती है। अच्छा, एटमॉस्फेयर का मतलब इन्वायरमेंट वाला नहीं है एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट में तो हम हवा को एटमॉस्फेयर कहते हैं, धरती को एटमॉस्फेयर कहते हैं, पानी को कहते हैं, लिविंग बीइंग को भी हम एटमॉस्फेयर में ही इंक्लूड करते हैं। पर जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया हमारे ऊपर मौजूद जो हवा की चादर है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। हमारे जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक के ऊपर एक, जो अर्थ है उसके ऊपर कई सारी चादर हैं हवाओं की, डेंसिटी के आधार पे उनको कई सारी लेयर्स में डिवाइड भी कर रखा है। इस पूरी लेयर को, इस पूरी चादर को, लंबी चौड़ी चादर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं केमिस्ट्री में। और इस चादर में सबसे ज्यादा अबेंडेंस में पाई जाती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है हमारी, O2, और O2 और O3 दोनों की फॉर्म्स में पाई जाती हैं। इसे हम ऑक्सीजन लिखेंगे, O2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो ऑक्सीजन पाई जाती है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, वो O2 की भी फॉर्म में पाई जाती है, O3 की फॉर्म में भी पाई जाती है। क्योंकि आपको पता ही है ऊपर जो पूरी एक लंबी चौड़ी जो चादर है ओजोन लेयर की, ठीक है ना, वो पूरा उसका फॉर्मूला O3 होता है। सबसे ज़्यादा जो है हमारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन गैस होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी, ठीक है ना? अगर हम जो है गैसेस की बात करें, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है O2 और O3 दोनों की फॉर्म्स में पाई जाती है। फिर हमारी आर्गन गैस पाई जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, फिर जो बहुत ही छोटी-छोटी मात्रा में बाकी सभी गैसेस भी पाई जाती हैं, पर जो सिग्निफिकेंट गैसेस हैं, वो आपकी सिर्फ़ ये 4 ही हैं, ठीक है ना? अब ह्यूमन बॉडी में भी पूछा जाता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी बनी है, वो किन एलिमेंट्स की बनी है? जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये किन किन एलिमेंट से बनी है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में पाया जाता है एलिमेंट, वो ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना? ये तो हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हम वजन के आधार पर लिख रहे हैं कि हमारी बॉडी में किस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा वजन है। नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं कर रहे हैं इसमें हम वजन की बात कर रहे हैं। वेट की टर्म्स में हमारी बॉडी जो है ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन की बनी है। वेट और मास कितनी जगह घेरे है, नंबर ऑफ एटम्स की बात नहीं हो रही है इसमें, ठीक है? सबसे ज़्यादा हमारे में जो है ऑक्सीजन आती है, फिर कार्बन आती है, फिर हाइड्रोजन आती है। इस सीक्वेंस को आप याद रखिए, सबसे ज़्यादा हमारे में ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन। अच्छा, अब आप कहेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे बना है हमारा बॉडी? ये तो हमने कभी नहीं सुना। हमने तो जो है ग्लूकोज से बना होता है हमारा बॉडी, तो है फैट से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आया? देखिए, तो फिर एक फैक्ट समझ लीजिए, हमने आपको बायोलॉजी में भी समझाया है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो हमारी बॉडी है, वो 70% से ज़्यादा पानी की बनी है। H2O की बनी है हमारी बॉडी 70% से ज़्यादा। जो वेट हमारे मास है हमारी बॉडी का, वो जो है H2O का बना हुआ है, ठीक है ना? इसमें जो है, अब आप कहेंगे जब 70% से ज़्यादा जो हमारे बॉडी पानी की ही बनी है, तो हाइड्रोजन होनी चाहिए सबसे ज़्यादा एलिमेंट अबेंडेंस में, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है। पर आप इस बात को ध्यान से समझिए, जो हाइड्रोजन है ना,
वो हमारे 118 एलिमेंट्स में सबसे छोटा है, साइज़ में और वज़न के हिसाब से बहुत ही छोटा होता है हाइड्रोजन का। इसलिए वो जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने के बाद भी इतना ज़्यादा वज़न कंट्रीब्यूट नहीं करता है हमारी बॉडी का। जो हमारा बॉडी का वज़न कंट्रीब्यूट करता है वो ऑक्सीजन का एटम ही करता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है हमारे हाइड्रोजन के मुकाबले में, के मैनी टाइम्स बड़ा होता है बल्कि। तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है हमारी ऑक्सीजन होती है, फिर हमारी कार्बन आती है। कार्बन कहाँ मिलती है हमें? हमें कार्बन जो है ग्लूकोज़ में मिलती है। ग्लूकोज़ में, हमारे प्रोटीन में, फैट्स में, इन सब में जो है आपको कार्बन मिलेगी। जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब में आप पानी को छोड़ के, सब में आपको कार्बन के कहीं न कहीं ट्रेसेस मिलेंगे। अब एटम्स के नंबर ऑफ एटम्स के मुकाबले में अगेन जो कार्बन है वो हाइड्रोजन से कम है, पर मास के मुकाबले में और वज़न के मुकाबले में दोनों टर्म्स में हाइड्रोजन हमारी बॉडी में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा होता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा हाइड्रोजन भी आ जाता है, क्योंकि जो चौथे नंबर की चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इतनी ज़्यादा पास में नहीं है। चौथे नंबर पे भी अगर आपसे पूछा जाए तो नाइट्रोजन होती है। ठीक है ना? चौथे नंबर पे भी अगर आपसे वैसे तो पूछा नहीं जाता, तो टॉप 3 पूछते हैं। चौथे नंबर पे भी आपकी फिर नाइट्रोजन आती है, फिर छोटे-मोटे और एलिमेंट्स हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म्स में मिलते हैं। पर सबसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना? तो अगर हम बात करें एलिमेंट्स 118 होते हैं टोटल हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले। अभी भी रिसर्च जारी है, ऐसा नहीं कि रिसर्च बंद हो गई, हमने डिक्लेयर कर दिया 118 ही, आगे जाके और भी मिल सकते हैं। एक जो बीच-बीच में खबर भी आती रहती है, मिलते रहते हैं, लैबोरेटरीज़ में बनाते रहते हैं नए-नए एलिमेंट्स। पर जो मेनली 118 आपके एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से 92 तो जो है नेचुरली फॉर्म होते हैं और बाकी बचे हुए आपके लैब्स में बनाए जाते हैं। मतलब बाकी बचे जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि वो एग्ज़िस्ट करना ही उनके लिए इम्पॉसिबल है। जब हम आपको आगे जो है एटम्स का स्ट्रक्चर बताएँगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में समझाएँगे, तो हम आपको समझाएँगे कि कैसे एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। जितने जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, वो कैसे फॉर्म होते हैं, वो कैसे जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके जो है न्यूट्रॉन के चारों तरफ एक कक्षा में जो घूमते रहते हैं और किस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उस हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत हेर-फेर करके जो साइंटिस्ट हैं न्यू न्यू एलिमेंट्स बनाते रहते हैं, नए-नए एलिमेंट्स बनाते रहते हैं। तो जो 92 हैं वो तो नेचुरली फॉर्म है, बाकी सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सब के सब आर्टिफिशियली ह्यूमन्स के द्वारा बनाए गए हैं, लैब्स में बनाए गए हैं। कुछ ही समय के लिए वो एग्ज़िस्ट करते हैं, बाद में जाके अपने आप ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अपने आप ही वो गायब हो अपने आप ही वो जो है किसी और एलिमेंट की शेप में चले जाते हैं, क्योंकि वो जो है उनका एग्ज़िस्ट करना ही जो है नेचर के हिसाब से इम्पॉसिबल था। प्रेज़ेंट कंडीशंस के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा हाइली रिएक्टिव होते हैं कि वो अपने आप को फ़ौरन ही चेंज कर देते हैं। बनने के कुछ घंटों बाद ही वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं और किसी और फ़ॉर्म्स में आ जाते हैं, वो एलिमेंट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है ना? तो 92 नेचुरल, बाकी सब जो है आर्टिफ़िशियल है। अब अगर हम इससे पहले मिक्सचर पे जाएँ, हम समझते हैं केमिकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस में क्या अंतर होता है। इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। बहुत ही छोटा-सा आसान सा चीज़ है वैसे ये। जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उनका मतलब होता है केमिकल और फिज़िकल चेंजेस। पहले फिज़िकल की बात करते हैं, जो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, उसका मतलब होता है जो चेंजेस जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे, जो मेथड से फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं, उन्हें फिज़िकल जो है रिएक्शन कहते हैं, फिज़िकल चेंज कहते हैं या फिज़िकल मेथड्स कहते हैं, ठीक है ना? जो हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करे, यानी कि हमारी जो है शेप को चेंज कर दे, हमारे साइज़ को चेंज कर दे, या फिर हमारे जो है शाइनिंग को, जो जैसे आपको पता है कुछ चीज़ें चमकती हैं, कुछ डल होती हैं, उनकी जो है शाइन को ख़त्म कर दे, या फिर सरफेस को चेंज कर दे, स्मूथ सरफेस को रफ कर दे, या फिर जो है किसी चीज़ को काटना, पेड़ को जब काटते हैं हम, तो ठीक है ना, जब पेड़ को काटते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी चेंज हो रही है। रहेगा तो वो पेड़ ही, बस अब वो जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में कट जाता है। रहेगी तो वुड ही, जो पेड़ है रहेगा तो वुड ही ना, वो बात अलग है, लिविंग से डेथ हो जाता है, पर वो रहेगी तो वुड ही ना उसके बाद भी। जैसे हमारा शरीर है, मरने के बाद भी रहेगा तो कार्बन का बना ही हुआ, या जिस एलिमेंट्स का हमारा बॉडी बनी हुई है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब की ही बनी रहेगी। चेंज थोड़ी हो जाएगा इसमें मरने के बाद हमारे, या फिर अगर मैं जो है कुछ भी कर दो, चेंज फिज़िकल चेंजेस से चेंज नहीं जो है
केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं हमारे? इसके फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए ट्रीज को कट करना, इवेपोरेशन करना। वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, पर उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा ना। H2O तो H2O ही रहेगा, भले वो जो है उसको सॉलिड करके बर्फ बना दो, लिक्विड में कर दो या गैसेस फॉर्म में ले आओ, रहेगी तो H2O ही। H2O थोड़ी चेंज हो रही है। इससे फिजिकल चेंज से केमिकल चेंज, फिजिकल जो है मेथड से हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। और या फिर जो है हम जमा दिया, इवेपोरेट कर दिया या सब्लिमेशन कर दिया। पिछली वीडियो में मैं आपको समझाया ना सब्लिमेशन, जब डायरेक्ट जो है सॉलिड को गैसियस फॉर्म में चेंज करा जाता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं। या फिर किसी चीज़ में मिक्स कर दिया, ठीक है, वो सब कुछ जो है फिजिकल होते हैं। और फिर केमिकल क्या होते हैं? केमिकल में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है? या समझिए कि जैसे फोटोसिंथेसिस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ली, पानी लिया, दोनों को जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमारे जो है ग्लूकोज बन गया था। अब कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर ही अलग था, पानी का नेचर ही अलग था, जबकि हमारे ग्लूकोज का नेचर वो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। जो हमारा ग्लूकोज है वो एनर्जी देने का काम करता है, जबकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करी जाती, वो तो एक एंड प्रोडक्ट है, बेकार सा एंड प्रोडक्ट है। यानी उसकी केमिकल चेंजेस हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। जब वो CO2 और H2O था, अब C6H12O6 हो गया। उसका जो है केमिकल कंपोजिशन तक चेंज हो गई है हमारे केमिकल रिएक्शन में। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। अगर आपने कोई फिजिकल चेंज कर दिया है उसको वापस ठीक किया जा सकता है, कुछ लीविंग फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। जबकि जो केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हें वापस चेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें वो इरिवर्सेबल होते हैं, उन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो CO2 और O2 वाला ही एग्जाम्पल है, तो इसमें जो है नॉर्मली वे में इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल मेथड से हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल मेथड से दोबारा रिवर्स किया जा सकता है, वो बात अलग है, पर कोई भी फिजिकल मेथड से उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। जबकि हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपने एक लोहार होता है, वो जो है आयरन को जो है गर्म करके पिघला के जो है हथौड़ा मार मार के तलवार की फॉर्म में, चाकू की फॉर्म में, गन की फॉर्म में दे देता है ना। तो वो फिजिकल चेंज, उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको फिर से रॉड की फॉर्म में लाया जा सकता है। फिर से गर्म कर दो और फिर से रॉड की फॉर्म में ले आओ या गोल आकार में ले आओ, किसी भी आकार में दोबारा उसको लाया जा सकता है। तो पर इसमें भी ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं आपकी फिजिकल चेंज में, जो रिवर्सेबल नहीं होती है। जैसे कि आपने पेड़ को काट दिया, ठीक है ना, अब उसको जोड़ तो सकते ही नहीं, है ना, कैसे जोड़ोगे? पेड़ जो कट गया उसको दोबारा जोड़ के दिखा दो, है तो वो फिजिकल चेंज, पर उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते। इसलिए जो फिजिकल चेंज होते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो कि इरिवर्सिबल होती हैं हमारी, ठीक है। अच्छा, और जो भी बर्निंग होती है, किसी भी चीज़ को आप जलाते हो, लोहे को छोड़ के किसी भी चीज़ को जलाते हो, जैसे कि आपकी जो है पेड़ पौधों को जला दिया, पेपर को जला दिया, गार्बेज को जला दिया, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना। तो उस केस में किसी चीज़ को जब आप जलाते हो तो वो जो है केमिकल चेंज हो जाता है, उसमें केमिकल चेंज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर गैस निकल रही है, अगर CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो केमिकल चेंज है। पर मान लीजिए लोहे को पिघलाया आपने, जलाया बहुत ही तेज भट्टी में, पर उसमें से कोई गैस ही नहीं निकली, है ना। जो गैस निकली थी वो तो नीचे जो लकड़ी के जलाने से निकली थी, लोहे को जलाने से थोड़ी कोई गैस निकल रही है। तो वो हमारा जो है उसकी वो हमारा फिजिकल चेंज हो जाता है। इसलिए हर चीज़ जब जलती है तो वो केमिकल चेंज नहीं कहलाती, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कुछ चीज़ें जलने के बाद फिजिकल भी कहलाती हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर जो है 2 तरीके के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसमें थ्रू आउट द मिक्सचर जो है सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है ना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा।
छोटा हो गया। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है होमोजेनियस मिक्सचर में, यानी कि जब आप पानी में जो है सॉल्ट मिलाओगे, अच्छे से मिलाना और एकदम अच्छे से घोल देना, तो आप देखोगे कि पूरी जो है जितना सॉल्ट आपने मिलाया है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा पूरे लिक्विड में, इक्वली हर जगह यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। अब आप जो है बीकन में से, जिस बीकन में आपने डाला है सॉल्ट पानी, नींबू पानी, नमक पानी मिलाया है, उसमें से आप ऊपर से सैंपल उठा लीजिए, नीचे से उठा लीजिए, बीच में से उठा लीजिए, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। अब इसको ना बड़े ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिलेगा, पर दोनों मिलेंगे अलग-अलग। यानी कि दोनों के एटम्स में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है। इन दोनों के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो यूनिफॉर्मिटी आई है वो पार्टिकल लेवल पे आई है। वो एटम या मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं आई है, हमारी एटम या जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे हमारी कोई भी चेंजेस नहीं आई है, ठीक है ना। जो चेंजेस आई है वो पार्टिकल लेवल पे आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जो होमोजीनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है। इसको 1 नैनोमीटर कह लो, ठीक है ना, या फिर इसको मिटा देता हूँ, इसको जो है हौच-पौच हो जाए, इससे अच्छा मिटा दो। तो जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, छोटे-छोटे जो आपके नमक के कण का साइज़ हो जाता है, वो 1 नैनोमीटर होता है, या फिर इसको 10 की पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? बुक्स में कई जगह जो है 10 की पावर -9 मीटर भी लिखा होता है और 1 नैनोमीटर भी लिखा होता है, क्योंकि 1 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 की पावर -9 ही होता है, यानी कि इतना ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, 9 बार 0 लिखते जाइए, इतना ज़्यादा छोटा होता है 1 नैनोमीटर मीटर के मुकाबले में, ठीक है ना? इसलिए वो जो इसमें होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज़ 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटा होता है। इतने छोटे-छोटे पार्टिकल्स हमारे जो है होमोजेनियस मिक्सचर में दिखाई देते हैं, और थ्रू पर जो हमारे एटम्स होते हैं ना, उनका साइज़ तो कुछ ज़्यादा ही लाखों गुना ही छोटा होता है। उनके साइज़ की तो कोई लिमिट ही नहीं है, इतना ज़्यादा छोटा होता है। ये पार्टिकल लेवल पे जो यूनिफ़ॉर्मिटी आती है इसमें, और हमारे जो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हैं, उनमें जो एटॉमिक लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है चेंज आता है, यूनिफ़ॉर्मिटी आती है। वो जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है यूनिफ़ॉर्म होते हैं, जबकि ये पार्टिकल लेवल पे यूनिफ़ॉर्म होते हैं। अब अगर हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें, तो इसमें जो है ये सेम होते हैं होमोजीनियस की तरह, पर इसमें जो पार्टिकल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। जैसे कि इसमें 10 की पावर -9 है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग कि अगर जैसे आपने जो है पानी के अंदर जो है मिट्टी मिला दी है ना, जो मटमैला पानी हो गया, तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। क्योंकि इसमें जो बड़े-बड़े जो सैंड के कण होते हैं, सैंड के, वो बड़े-बड़े होते हैं कण। वो इतने ज़्यादा छोटे नहीं होते कि नेकेड आइज से उनको देख ही ना सके। हम सैंड के कणों को अगर ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं। ऐसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो है यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होती है। जैसे इसमें यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन है, इसमें नॉन यूनिफ़ॉर्म कंपोज़िशन होता है। थ्रू आउट द कंपोज़िशन यूनिफ़ॉर्म नहीं होता है। ऊपर जाओगे तो पार्टिकल्स कम दिखाई देंगे, नीचे जाओगे तो नीचे जो सैंड के पार्टिकल्स ज़्यादा बैठे हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना? क्योंकि ये ग्रेविटी का काम होता है, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं उसको नीचे खींच लेती है हमारी ग्रेविटी। और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हमारे कोलॉइडल और हमारे सस्पेंशन में। जो कोलॉइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें भी पार्टिकल के साइज़ का ही डिफरेंस होता है। जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना? इसमें और सस्पेंशन में भी जो हमारे साइज़ का ही अंतर होता है। ठीक है? तो मिक्सचर को 3 पार्ट में डिवाइड किया, होमोजेनियस, हमारे कोलॉइडल और सस्पेंशन। जो होमोजेनियस होते हैं उनको ट्रू मिक्सचर भी कहते हैं या फिर होमोजेनियस कहते हैं, एक ही बात है। अगर एग्जाम में पूछा जाए ट्रू मिक्सचर या फिर होमोजेनियस, दोनों ही एक ही बात है, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। और इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था, वो 1 नैनोमीटर होता है, जो कि इक्वल होता है हमारे 10 की पावर -9 के, ठीक है ना, 10 की पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं इसमें पार्टिकल्स, इसलिए वो ना ही माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, ना ही नेकेड आइ से। मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी आप
जो है पानी के अंदर घुले हुए सॉल्ट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हो, ठीक है? और एटम्स तो ख़ैर कुछ ज़्यादा ही छोटे होते हैं, उन्हें तो बस अज़म्पशन ही ली जा सकती है। केमिकल्स से जो है आपको अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ ही किया जा सकता है कि जो है कि एटम्स ऐसे दिखते होंगे, उनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते होंगे। ये सब कुछ आज तक किसी ने देखा नहीं है। ये सबने अज़म्पशन लिया है। ये जो है केमिकल टेस्टिंग के ज़रिए उन्होंने जो है अज़म्पशन लिया अपने एक्सपेरिमेंट से जो अज़म्पशन लिए और प्रूफ किया है। इसको फिक्सली किसी ने देखा नहीं है कि एटम्स असलियत में दिखता कैसा है। अब अगर हम हेटेरोजीनियस की बात करें तो ये कोलाइडल होते हैं, सस्पेंशन होते हैं और इनमें जो डिफरेंस होता है वो भी पार्टिकल के साइज़ का डिफरेंस होता है। जो कोलाइडल होते हैं वो जो है हमारे होमोजीनियस और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। यानी कि 10 पावर -1 -9 से लेके 10 पावर -6 के बीच के होते हैं ये। ठीक है ना? मीटर की बात हो रही है इसमें या फिर आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर से हमारे 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इनके पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, ठीक है ना? और अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये 1000 नैनोमीटर से बड़े अगर पार्टिकल्स आ जाते हैं किसी सॉल्यूशन में तो उसको हम कहते हैं, है ना? तो सस्पेंशन मिक्सर या सस्पेंशन सॉल्यूशन उसको कहेंगे हम। अच्छा, इसके एग्ज़ाम्पल्स की बात करें सस्पेंशन की तो जितने भी आपका मटमैला पानी होता है, ठीक है ना? या फिर जो भी चीज़ पानी में ढंग से घुल नहीं पाती और उसके पार्टिकल्स आप अपनी आई से देख सकते हैं, ठीक है? जिन पार्टिकल्स को आप अपनी आँखों से देख सकें, जो बड़े-बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मडी वाटर, तो ये सब कुछ जो है सस्पेंशन कहलाते हैं। ये सॉल्यूशन जो है सस्पेंशन होता है। जबकि जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसको नेकेड आई से देखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसके अंदर के पार्टिकल्स को। जैसे कि हमारा बटर हो गया, ठीक है ना? जैसे कि हमारा बटर हो गया या फिर फॉग हो गई या स्मोक हो गया। हर तरीके का स्मोक नहीं, अगर स्मोक में भी हो सकता है बड़े-बड़े पार्टिकल्स हों, पर ज़्यादातर स्मोक्स में जो है बड़े पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं हमें। तो फॉग, स्मॉग या फिर आपकी जो है शेविंग क्रीम हो गई, है ना? उसमें भी आप जो है दिखाई थोड़ी देते हैं पार्टिकल्स कि उसमें किस-किस तरीके के पार्टिकल्स मिले हैं। आपको दिखने में तो ऐसा लगता है होमोजीनियस है, वो एक्चुअल में जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना? क्योंकि जब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो अपना नेचर चेंज नहीं करता। जैसे पानी है, पानी में कितना ही शुगर डाल दो, कितनी डालते रहो, एक पॉइंट पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, फिर भी वो लहराता उसी तरीके से रहेगा। वो जो है पानी जो है हार्ड नहीं हो जाएगा, फ़ॉर्म की शेप में नहीं हो जाएगा। जैसे कि सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाए तो भी जो है हमारा पानी, पानी ही रहता है। अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? ये सैचुरेशन पॉइंट ना सिर्फ़ होमोजेनियस मिक्सचर के लिए ही होता है। हमारे कोलाइडल और सस्पेंशन के लिए नहीं होता है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बारीकी से घुलते नहीं हैं इसमें पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स बारीकी से घुलने की लिमिट होती है ना, वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है कि वो पूरी तरीके से आप कितनी ज़्यादा जो है इसमें मॉलिक्यूल्स में हमारे जो सॉल्यूशन है उसकी मॉलिक्यूल में कितनी ज़्यादा जगह है कि वो जो है पार्टिकल्स को समा सके अपने अंदर, जो है पूरी तरीके से अपने अंदर उसको डिज़ोल्व कर सके। पूरा एक होमोजेनियस मिक्सचर बना सके, कितनी जगह है, ठीक है ना? उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। एक लेवल के बाद अगर आप जो है पानी में शुगर डालते जाओगे तो एक लेवल के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद जो शुगर नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी। आपका जो होमोजेनियस मिक्सचर है धीरे-धीरे कोलाइडल या फिर सस्पेंशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो शुगर है वो पूरी तरीके से नहीं घुलेगी, छोटे-छोटे क्रिस्टल्स उसके रह जाएँगे पानी के अंदर। तो सैचुरेशन पॉइंट तक जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर रहता है और फिर जो है जो हमारा जो है कोलाइडल और सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है? और क ऐसा भी होता है अगर कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो मिलते ही नहीं हैं, जैसे कि आप जो पत्थर डाल दो, पत्थर थोड़ी मिल जाएगा पानी के अंदर। पानी भले ही कितना ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट उसका कितना ही हाई हो, पर अगर पत्थर डालोगे तो मिलेगा थोड़ी। अच्छा, सैचुरेशन पॉइंट के बारे में एक और बात है, अगर आप किसी सॉल्यूशन को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो सैचुरेशन पॉइंट आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना? मतलब अगर आप हीट करोगे तो पार्टिकल्स दूर-दूर हो जाएँगे, उनके बीच की जगह बढ़ जाएगी, तो जगह बढ़ जाएगी तो उसके अंदर और शुगर आप भर सकते हो, और नमक उसके अंदर डाल सकते हो, है ना? तो हीट करने पे आपका सैचुरेशन पॉइंट भी बढ़ जाता है, आप और ज़्यादा उसमें
शुगर या फिर नमक डाल सकते हो पानी के अंदर, दूध के अंदर, जिसके अंदर भी डालना है और ज़्यादा डाल सकते हो। अच्छा, अब एक जो है आपका टिंडल इफ़ेक्ट भी होता है, कि टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब लाइट पास करी जाती है हमारे आपको फ़ोटो दिख गई होगी कि जब लाइट पास करी जाती है कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन और आपके होमोजेनियस सॉल्यूशन से, तो होमोजेनियस सॉल्यूशन में तो आपको लाइट की रे दिखाई नहीं देगी। जो लाइट की रे आ रही है, वो दिखाई नहीं देगी, सीधा-सीधा वो पार हो जाएगी एकदम, आर-पार चली जाएगी, बीच में कुछ भी जो है दिखाई नहीं देगी। जबकि जो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें थोड़ी बहुत दिखाई देने लग जाती है। जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, आपस के अंदर जो है फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। ये वाला कहता है कि ले, लाइट के जो पार्टिकल को तू ले ले, फिर कहता है तू ले ले, तू ले ले। तो ऐसे आपस में फुटबॉल खेलते हैं जिसके कारण जो है लाइट जो है बीच में दिखाई देने लग जाती है। हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट की रेज़ जो है थोड़ी बहुत दिखाई देने लग जाती है। और जो सस्पेंशन होता है उसमें पार्टिकल्स और बड़े होते हैं, इससे वो लाइट को और ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। इसलिए टिंडल इफ़ेक्ट जो है हमारे सस्पेंशन सॉल्यूशन में और अच्छे से दिखाई देता है। जो टिंडल इफ़ेक्ट है वो लाइट का इफ़ेक्ट होता है। जो हमें आकाश में जो ब्लू दिखाई देता है हमारा एटमॉस्फेयर, जबकि जो लाइट आ रही है वो तो व्हाइट ही आ रही है, सूरज की जो रोशनी होती है वो तो व्हाइट ही होती है, पर हम या फिर जो है येलो ऑरेंज होती है, ठीक है ना? पर हमें आकाश ये जो है ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? ये जो आसमान का कलर है, स्काई जो ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? वो इसी कारण दिखाई दे रहा है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और वो लाइट को जो स्कैटर करते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर भी हमारा कुछ-कुछ जगहों पे कोलाइडल होता है, मेजरली जगहों पे कोलाइडल होता है और कुछ जगहों पे सस्पेंशन भी होता है। पर अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए ऑप्शंस गिवन ऑप्शंस में से तो आपको कोलाइडल लिख के आना है और अगर जो कोलाइडल ना गिवन हो, सस्पेंशन गिवन हो, तो आप सस्पेंशन भी लिख के आ सकते हो क्योंकि कुछ जगहों पे सस्पेंशन होता है, कुछ जगहों पे धूल के कण जो है मोटे-मोटे हो जाते हैं आपके। तो उन्हीं कणों के कारण, उसी कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण टिंडल इफेक्ट तो होता है और हमें जो लाइट स्काई जो ब्लू दिखाई देने लग जाता है। जो स्काई है हमारा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, टिंडल इफेक्ट करता है और ब्लू रंग हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई टिंडल इफेक्ट की। एक जो है ब्राउनिंग इफेक्ट भी होता है। जो ब्राउनिंग इफेक्ट होता है, वो उसका मतलब होता है कि ज़िगज़ैग मूवमेंट। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, ये जो भी आपका सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनकी ज़िगज़ैग मूवमेंट कि वो कभी भी स्टार्टिंग बाद में जाके तो सेटल हो जाते हैं, तो बॉटम में सेटल हो जाएँगे या फिर वो पूरी जगह घूमते रहेंगे, ज़िगज़ैग मूवमेंट करते रहेंगे, एक जगह भी ठहरेंगे नहीं। ठीक है ना? ये नहीं कि बीच में जो अटक गया कोई पार्टिकल बीच में सॉल्यूशन के बीच में अटक के हिल ही नहीं रहा है। ठीक है ना? वो ज़िगज़ैग करते रहेंगे और थकने के बाद में जाके धीरे-धीरे जो है बॉटम में समा जाएँगे, बॉटम में बैठ जाएँगे। इसको कहते हैं हम ब्राउनिंग इफ़ेक्ट या फिर ज़िगज़ैग मूवमेंट या ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं इसको। ये हमें कोलाइडल में जो है कम देखने को मिलता है, सस्पेंशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर दिखने को दोनों में ही मिलता है। ठीक है? अब जो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को अगली क्लास में समझेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता है डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जल पार्टिकल के आधार पे, ठीक है ना? वो सब अब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्लास में सब कुछ नहीं कर सकते हैं हम। फिर सेपरेशन मेथड भी समझेंगे। पर अगर आपको इस टॉपिक से जो हमने इस क्लास में कवर किया, उससे कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।